जय हिंद दोस्तों। आपका हाल एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। हम आपके लिए घटना चक्र आज दृष्टि बुक का करंट अफेयर क्लास करा रहे हैं, जिसमें हमने आपको 4 क्लास कंप्लीट करा दी है। आज हमारी 5वीं क्लास है, ठीक। और डेली लाइव क्लास चलती थी, लेकिन आज थोड़ा नेटवर्क बिल्कुल वीक है, इस वजह से वाईफाई बिल्कुल वीक है, इसलिए आज हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं। मजबूरी हो रही है, तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। इसको हम प्रीमायर लगा देंगे, तो आप और बैठे रहेंगे। जो आपका क्वेश्चन होगा आप क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक। तो आइए हम सीधा चलते हैं क्लास में बिना टाइम वेस्ट किए। और आप लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम आते हैं विश्व के सबसे 10 बेस्ट हवाई अड्डों पर, ठीक है। 5 अप्रैल कब? 5 अप्रैल 2023 को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने 2022 के लिए रिपोर्ट जारी की, जिसमें से 10 सबसे बेस्ट हवाई अड्डों के नाम लिस्ट जारी किए हैं, ठीक है। इनमें से इनमें से क्या है? यात्री के मामले में, कुल यात्री के मामले में, कुल यात्री आवागमन के मामले में यूएसए यूएसए का अटलांटा सबसे बिजी हवाई अड्डा, ठीक है। और भारत का जो दिल्ली का है स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 9वें स्थान पर है। इंदिरा गांधी, कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 9 नंबर पर, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवागमन के मामले में यूएई का दुबई वाला सबसे बिजी है, ठीक। बस इतना आपको याद रखना है। 9 नंबर पर इंडिया का। अब आते हैं हम लोग वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट, ठीक। 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक। और इस रिपोर्ट के प्रकाशन एक स्वतंत्र थिंक टैंक द्वारा इसने एम्बर द्वारा जारी किया गया है। वार्षिक आधार पर प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट का चौथा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। इसमें 78 देश शामिल है, ठीक है। कितने? 78 देश शामिल हैं। इस रिपोर्ट में मैंने 3 क्षेत्रों पर अध्ययन किया गया है। एक है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पर, यानी उस कंट्री की जनरेशन कितना कर रहा है, डिमांड कितना, और ग्लोबल पावर सेक्टर एमिशन। इन 3 के बेस पर तो कहता रिपोर्ट जारी की गई, ठीक। इसके अनुसार क्या है? वैश्विक विद्युत उत्पादन अभी भी जीवाश्म ईंधनों का प्रभुत्व है, जिसमें कुल विद्युत उत्पादन का 61% योगदान किया है, ठीक है। कोयला 36% है, जीवाश्म 22% है। और सर्वाधिक विद्युत मांग वाले कंट्री कौन है? डिमांड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कहाँ पर है? चाइना की है, अमेरिका के है, भारत की है। और क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग डिमांड होगी, प्रोडक्शन होगा, वहीं पर ज़्यादा डिमांड रहेगी। तो चाइना की, और चाइना में एक पॉपुलेशन भी है, तो वो भी डिमांड हो गया। फिर अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका में क्या है? जीडीपी ज़्यादा। जीडीपी कब ज़्यादा होती है? जब वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर भारत का, ठीक है। यहाँ पर 3 देश की ज़्यादा डिमांड है। अगर बात की जाए CO2 इमिशन के, सबसे ज़्यादा चाइना इमिशन करता है, भारत, उस चाइना, अमेरिका और भारत इसी ऑर्डर में टॉप पर है, इसी ऑर्डर पर इमिशन भी करते, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना। अगला आते हैं टाइम्स 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति। टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति, ये रिपोर्ट टाइम मैगजीन द्वारा जारी की गई थी। टाइम मैगजीन द्वारा इसको जारी किया, ठीक। और ये 20वां संस्करण है। कौन सा है? 20 संस्करण है। इसमें मोस्ट इन्फ्लुएंसर पीपल की लिस्ट होती है, ठीक है ना। तो कलाकार की लिस्ट में, आर्टिस्ट की लिस्ट में कौन है? तो मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेत्री सलमा हायेक तथा अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू बैरीमोर है। इनको शामिल किया गया, ठीक है, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में। और इनको मिलाकर टोटल 19 व्यक्ति को शामिल किया गया है। इनोवेटर की श्रेणी में प्रमुख जो व्यक्ति हैं, किलियन एम्बापे, ये फ्रेंच फुटबॉलर हैं, तथा ईगा स्वीटेक पोलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। टाइटन्स में किसे शामिल किया गया है? इस श्रेणी में पद्म लक्ष्मी, ये भारतीय मूल की अमेरिका लेखिका है। कौन? पद्म लक्ष्मी, भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका, अभिनेत्री व मॉडल है, ठीक है। एलन मस्क, इनको भी शामिल किया गया है, स्पेस एक्स के संस्थापक हैं। और मेसी हैं, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर। लीडर में 20 लोगों को शामिल किया गया है, जिनमें से ओलेना जेलेंस्की, अब ये किसकी? यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी है। उसके बाद जो बाइडन है, बोला अहमद टिनुबू है, जेनेट एलन है, ठीक। इनको शामिल किया गया है। और आइकन्स में, तो आइकन्स के 15 लोगों को स्थान मिला है। इनमें भारत के कौन है आइकन में? तो भारत के इसमें है शाहरुख खान। इसको शामिल किया गया है, शाहरुख खान को शामिल किया गया है। और मार्गदर्शक में, तो मार्गदर्शक में
एस राजमौली, ये कौन है? फिल्म निर्देशक हैं। अब हम आते हैं नाटो, ये नाटो का 31वां देश बना है कौन? फिनलैंड। तो नाटो क्या है? तो नाटो का फुल फॉर्म पहली बात तो पूछता आपसे क्वेश्चन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है? पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है। पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस, जैसे कि जो नाटो कंट्री है, अगर नाटो कंट्री में कोई हमला करता है तो सभी 31 देशों में हमला हमला माना जाएगा, ठीक है, ये है इसका मतलब। तो इसमें यूरोप और उत्तर अमेरिका सहित लगभग 31 देश हो चुके हैं। 4 अप्रैल 1949 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के तहत नाटो का। और इस संधि को वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का नवीनतम 31वां सदस्य बना है और 30वां सदस्य है। तो अधिक 31वां तो आपका है, लेकिन आपका 30वां भी पूछ सकता है, क्योंकि ये आपको बिल्कुल रटा हुआ है। तो इसलिए क्वेश्चन चंक देने के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको ये भी पूछ सकते, ठीक है। तो आपको 30वां भी कंट्री याद रखना है। तो नॉर्थ मैसेडोनिया आपका 30th कंट्री है शामिल होने वाला, ठीक है ना। उसके बाद नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। फिनलैंड क्या है? इसमें 31वां सदस्य बना है। उसके बाद स्वीडन को भी वाशिंगटन संधि को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया, हो सकता है भविष्य में भी ऐड हो जाए, लेकिन अभी तक ऐड नहीं हुआ। अब आते हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। तो इसमें क्या इंडिया क्या रैंक है? तो इंडिया के इसमें 126वीं रैंक है। इंडिया कौन सी रैंक है? 126वीं। और 126 रैंक पीस की भी है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भी इंडिया की रिपोर्ट 126 है। और जेंडर गैप में आपका 127 इंडिया के, ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, हैप्पीनेस रिपोर्ट, इस संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है, ठीक है, जिसके यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। और ये 11वां संस्करण है। कौन सा है? 11वां संस्करण। इसमें 6 मेन बेस आधार बनाए गए थे, जिनके बेस पर ये रिपोर्ट जारी की गई है और रैंकिंग की गई है। तो इसमें जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि उस कंट्री की जीडीपी पर कैपिटा कैसे है। उसके बाद सोशल सपोर्ट कैसे उन लोगों को मिलता है, उस कंट्री के लोगों को, क्या सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि उनका लाइफ कितना ईयर है, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, फ्रीडम टू मेक अ लाइफ चॉइस, अपना और चूज, अब उनको अपनी उनकी चॉइस के अनुसार काम कर पा रहे हैं कि नहीं, वो वहाँ उस कंट्री में कितना है। जेनरोसिटी, उदारता, वहाँ के लोग कितने उदार हैं, दयालु हैं। और परसेप्शन ऑफ करप्शन, उस कंट्री में करप्शन कितना है, उस हिसाब से विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी कर। इसमें टोटल 137 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई थी, ठीक है। और लगातार 6वीं बार, लगातार, देखो लगातार कहीं पे बने रहना तुक्का की बात नहीं हो सकती, ठीक है, यानी मतलब ये कंट्री मेहनत कर रहा है। तो लगातार इसमें फिनलैंड टॉप पर है, सबसे खुशहाल प्रसन्न देश में, फिर डेनमार्क, फिर आइसलैंड, ठीक है ना। और सबसे घटिया रैंकिंग किसकी है? अफगानिस्तान की। इंडिया की रैंकिंग बता चुके 126 है। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 126 इंडिया का स्थान है। और 2022 में क्या था? 136 और रैंकिंग थी, लेकिन इंडिया में तो कुछ सुधार हुआ है, ये कह सकते हैं आप लोग। लद्दाख एवं मयूरभंज टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची, किसके? 50 महानतम सूची की, ठीक है, स्थान, यानी 50 महानतम स्थानों की सूची में लद्दाख और मयूरभंज, तो मयूरभंज कहाँ का है? उड़ीसा का है, ठीक है, इनको शामिल किया गया है। 16 मार्च को, कब? 16 मार्च को 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की गई थी। इस सूची में भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया है। कितने? 2, ठीक है, जिनमें आपका मयूरभंज उड़ीसा का एक जिला है। कौन सा? मयूरभंज उड़ीसा का है, जो मुख्यतः विलक्षण बाघों के लिए तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क में काले बाघ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एशियाई हाथी, टाइगर, बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। मयूरभंज और मयूरभंज छऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, यानी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया छऊ को।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपने अल्पाइन भू प्रदेश के लिए जाना जाता है और तिब्बती बौद्ध संगीत के लिए भी जाना जाता है, इसलिए इसको शामिल किया गया। बस इतना आपको याद रखना है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग 13 हुई है। और सबसे आतंकवाद से परेशान कंट्री कौन है? अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? अफगानिस्तान। ठीक, ये 10वां संस्करण टोटल है। कौन सा 10वां संस्करण है? 163 कंट्रियों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा आतंकवाद से परेशान इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट, जिसमें सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, सोमालिया। सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान, और इसी क्रम में 13वें नंबर पर इंडिया है। 13वें नंबर पर कौन सा है? इंडिया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति 2022, यानी शस्त्र आयात एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कौन टॉप पर है, ये पढ़ना हमको, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पिछली बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है, वहाँ पर थोड़ा डिटेल में पूछा था, लेकिन आपसे आरओ पीसीएस में पूछा जाने की पूरी सी संभावना है। ये रिपोर्ट 13 मार्च 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है, ठीक है, जो कि इस साल 5.1% के शस्त्रों के हस्तांतरण में गिरावट देखी गई है। वर्ष 2018 से 22 की अवधि में, 18 से 22 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े एक्सपोर्टर कंट्री कौन से हैं? तो सबसे 5 बड़े एक्सपोर्टर कंट्री है। अमेरिका टॉप पर है, दूसरे पर यूएसए है, सॉरी टॉप पर अमेरिका है, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर फ्रांस है, चौथे पर चाइना है, पांचवें पर जर्मनी। ये सब ज़्यादा इन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इन्होंने किया आर्म्स का, ठीक है। आर्म्स का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले कौन है? यही 5 कंट्री, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी। जिन लगभग पाँचों कंट्री ने मिलकर 76% एक्सपोर्ट किए हैं। अब सबसे कितना रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। इसलिए इंडिया को लोकल फॉर वोकल बनाने की ज़रूरत है, और खुद मैन्युफैक्चरिंग करने की और एक्सपोर्ट करने की। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला कंट्री भारत है, उसके बाद सऊदी अरब है, फिर कतर है, देन ऑस्ट्रेलिया और चाइना। चाइना यहाँ पर 5वें नंबर पर। देखो, चाइना इंपोर्टर भी 5वें नंबर पर है, एक्सपोर्टर चौथे नंबर पर है, सॉरी, ठीक है ना, जो कि पांचों कंट्री मिलाकर लगभग 36% इंपोर्ट करते हैं पूरे, ठीक है ना। और भारत टॉप पर है, सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट करने वाला। 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023, ऑस्कर पुरस्कार, ठीक। तो ऑस्कर पुरस्कार में ये एकेडमी अवार्ड्स, जिन्हें ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, ये वैश्विक फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़ा है? फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है ये एकेडमी, ठीक है ना। इसके लिए दिया जाता है। इसमें जो कि आपका, जो कि बहुत पुराना हो चुका है, जिसको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि इंडिया को इसमें इस बार ऑस्कर अवार्ड मिला था, नाटो नाटो डांस के लिए, ठीक, नाटो ने सॉन्ग के लिए, डांस नहीं। 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा, ठीक है। ठीक, जिसमें जो भारत का मिला था, यही आपको ज़्यादा जरूरी है। तो भारत के लिए ऑस्कर पुरस्कार पुनः ऐतिहासिक छड़ा है कब? जब एस राजमौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म RR, ट्रिपल आर जो मूवी आई थी, उसका जो नाटो नाटो सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल सॉन्ग को इसमें ऑस्कर पुरस्कार मिला था, ठीक है। इतना आपको याद रखना बस। आगे आते हम लोग लेगाटामी समृद्धि सूचकांक। ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल से छोड़ दीजिए। बस इसमें बहुत याद रखना है। तो भारत की रैंकिंग याद रखिए 103 है। भारत की रैंकिंग क्या है? 103 है, 167 कंट्रियों में, ठीक है, 167 कंट्रियों में। हाँ, ये इंपॉर्टेंट आपका आर्थिक की स्वतंत्रता सूचकांक 2023, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। ये वार्षिक रिपोर्ट है, जिसका प्रकाशन वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी अमेरिका का थिंक टैंक द्वारा जारी किया जाता है, ठीक, द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा। इसके द्वारा
द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, और जिसमें अभी 12 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव आधार के हिसाब से जारी किया जाता है। ठीक है ना। ये 27 फरवरी को जारी हुआ। कब? 27 फरवरी को जारी हुआ था। ये 29वां संस्करण है। कौन सा? 29वां है। 184 कंट्री हैं, जिसमें से 4 देश सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता वाला कंट्री माना गया है, क्योंकि इनका स्कोर हाई फाई है, 80 के ऊपर है। आर्थिक रूप से लगभग लगभग इकोनॉमिकली फ्री श्रेणी में आते हैं। ठीक, भारत, ब्राजील, रूस जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्था इस श्रेणी में इसमें आते हैं, मोस्टली अनफ्री में आती हैं। मोस्टली अनफ्री कंट्री में भारत, ब्राजील, रशिया आ जाते हैं। ठीक है, और सिंगापुर इसमें सबसे स्वतंत्र है और टॉप पर है। भारत की रैंक क्या है? 131। भारत इसमें मोस्टली अनफ्री में है। मोस्टली अनफ्री में भारत है। भारत द एग्री भारत क्या आते हैं? द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट शामिल है। ठीक है, तो द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, एम फॉर क्लाइमेट, इसका फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछ सकता है। एम फॉर क्लाइमेट भी पूछ सकता है। ठीक है, एम फॉर सी भी पूछ सकता है। भाई एम फॉर क्लाइमेट इसी का फुल फॉर्म। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात के एक संयुक्त पहल है, दोनों ने मिलकर इस पहल को इनिशिएट किया है। इस पहल की शुरुआत कहाँ हो? ग्लासगो में, यूके में संयुक्त राष्ट्र जलवायु क्लाइमेट परिवर्तन में हुआ था, COP26 के तहत। और जलवायु स्मार्ट कृषि और उद्योग प्रणाली में नवाचार के लिए बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसके तहत 22 फरवरी 2023 को भारत एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर कर एम फॉर सी यानी क्लाइमेट में शामिल हो गया है। कब शामिल हुआ? 2023 में। भारत कब शामिल हुआ है? 2023 में शामिल हुआ। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत शामिल है कि नहीं, तो शामिल अब हो चुका है। ठीक है, भारत अबू धाबी में ITUT समूह के पहले बिजनेस के फोरम में शामिल हुआ था। वर्तमान में इसमें टोटल कंट्री कितने हैं? वर्तमान टोटल 55 कंट्री हैं। ठीक, और 8 से 10 मई 2023 के बाद एम फॉर क्लाइमेट समिट अमेरिका की मेजबानी में वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें टोटल 55 कंट्री को शामिल किया गया है। कितने? 55 कंट्री को शामिल किया गया है। ठीक, और ये 11वां संस्करण है, जिसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग इसमें 42 है। क्या है भारत की रैंकिंग? 2023 में भारत की रैंकिंग इसमें 42 है। ठीक है, टॉप पर अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस है। बस इतना ही काफी है आपके लिए याद रखने के लिए। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स तो 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका सचिवालय बर्लिन में जर्मनी में है, उसी तरह रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें 180 कंट्री है टोटल। 180 कंट्री। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। 31 जनवरी की रिपोर्ट जारी की गई थी। कब? 31 जनवरी को। ये 28वां संस्करण है। ठीक, और इसमें डेनमार्क टॉप पर है और सबसे नीचे सोमालिया है, यानी सबसे भ्रष्ट कंट्री की बात की जाए तो सोमालिया है। डेनमार्क में मिनिमम भ्रष्टाचार करप्शन है, समझ सकते हैं। ठीक, 90% स्कोर का मिनिमम है। ठीक है, भारत की बात की जाए तो भारत की कोई स्थिति अच्छी नहीं है। भारत 40 अंकों के साथ 85वें नंबर पर है, यानी कि भारत में लगभग लगभग करप्शन की कमी नहीं है, चरम पर है। ठीक है, भारत व सेनार व्यवस्था का अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको अच्छे से देख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो वासेनार अरेंजमेंट एक क्या है? बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था यानी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। इसके तहत हथियारों और दोहरे उपयोग होने वाली वस्तुओं तकनीकों का हस्तांतरण की निगरानी करता है। इसका द हेग नीदरलैंड में स्थित क्या है? उपनगर नाम से लिया गया है। जो यह समझौता 1995 में किया गया था। कब किया गया? 1995 में किया गया था। और इसका सचिवालय वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में इसका सचिवालय। टोटल इस व्यवस्था में 42 सदस्य हैं। कितना? 42। 4 स्थायी हैं, जिसमें रूस, अमेरिका, फ्रांस, यूके हैं।
5 स्थायी सदस्य हैं। चाइना इस व्यवस्था का सदस्य नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, चाइना इसका सदस्य स्थायी नहीं है। और अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए सिलेक्ट किया गया था, 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक, जो कि अब टाइम पीरियड खत्म हो गया भारत का। ठीक है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, 2023। अब इंडिया में कितना फ्री भारत के लोग फ्री इंडिया में कितने घूम सकते हैं? तो ये मेनली पर्सनल या सिविल एवं आर्थिक 3 आधार पर जारी किया जाता है। ठीक, जिसमें 19 दिसंबर 2023 को वाशिंगटन डीसी में कैटो इंस्टीट्यूट, कौन सा? कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा, कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फाइजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था। और ये 9वां संस्करण है। कौन सा है? 9 नंबर का संस्करण है, 9 बार जारी किया जा रहा है। इसमें टोटल 165 देश हैं शामिल हैं, जिसमें टॉप पर स्विट्जरलैंड है, यानी कि यहाँ पर ह्यूमन ज़्यादा फ्री फील कर सकते हैं, न्यूजीलैंड, फिर डेनमार्क, ये 3 कंट्री है। ठीक है। एशिया की बात की जाए तो सबसे फ्री एशिया में कौन है? सिंगापुर, अपना सिंगापुर। ठीक है। तिमोर लिस्टे, फिर एशिया में तीसरे नंबर पर नेपाल भी देखो फ्री है। ह्यूमन एयर कितने फ्री हो सकते हैं? भूटान एशिया में। और भारत की बात की जाए तो भारत की टोटल ओवरऑल रैंकिंग 109 है और एशिया में 9 नंबर है, तो पूरा 100 घटा दीजिए। ठीक है। एशिया में 9 नंबर पर रैंकिंग है और वर्ल्ड में 109 नंबर पर ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, 7 नवंबर 2023 को इनसाइड बिजनेस स्कूल द्वारा डेस्कार्टेज इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर जिनेवा तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट सिंगापुर के सहयोग से वैश्विक प्रतिभा सूचकांक जारी किया गया था, यानी ग्लोबल टैलेंट कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स जारी किया गया था। ठीक है ना। इस सूचकांक का 10वां संस्करण है। कौन सा संस्करण? 10वां है। इसमें टोटल 134 देश शामिल हैं। कितना? 134 कंट्री शामिल हैं। ठीक। प्रथम 5 में कौन है? पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क और नीदरलैंड, ये 5 टॉप कंट्री हैं। 5 में सबसे स्विट्जरलैंड याद रखना है। कौन सा? स्विट्जरलैंड। कौन सा मिले आपको? स्विट्जरलैंड याद रखना। ठीक है ना। कौन सा याद रखना? स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और अमेरिका। उससे आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना। अंतिम 5 में कौन है? तो सबसे नीचे चाड, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इथियोपिया, मोजाम्बिक एंड अंगोला है। ठीक है ना। भारत की बात की जाए, भारत की ओवरऑल रैंकिंग 103 है और एशिया में 5वीं रैंकिंग है। ओवरऑल रैंकिंग 103 है, 103, और एशिया में 5वीं रैंकिंग। ठीक है ना। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स चैरिटी एड फाउंडेशन में, इसमें वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स यानी कि जो डोनेशन करते हैं उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो ये डोनेशन के आधार पर, जेनरसिटी के आधार पर जारी किया जाता है। ठीक है ना। और ये चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट। चैरिटी एड फाउंडेशन द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें टोटल कितना है? 142 कंट्री शामिल हैं। कितना? 142 कंट्री शामिल है। इसके अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार कंट्री है। कौन? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है? विश्व का सर्वाधिक उदार कंट्री, यानी सबसे ज्यादा डोनेशन करने वाला है। भारत की रैंकिंग इसमें 43 है। भारत की रैंकिंग क्या है इसमें? 43 है। और अंतिम कंट्री क्या होना? पोलैंड, क्रोएशिया, यमन, जापान। जापान जैसे बड़े कंट्री भी बहुत कम डोनेशन करते हैं। ठीक है ना। डोनेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है? यहाँ ज़्यादा गरीब होंगे तो वहीं पड़ते हैं, ये भी कह सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर।
जो अभी फिलहाल हो गए हैं। अब हम लोग आते हैं कॉप 28। अभी फिलहाल दुबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये? सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, कॉप 28 यानी यूएन क्लाइमेट चेंज शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दुबई में हुआ था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका संयुक्त अरब अमीरात यूएई में हुआ था। ठीक, और ये 28वां संस्करण था, सत्र था। सुल्तान अहमद अल आबेर, सुल्तान अहमद अल आबेर सॉरी जाबेर को दुबई में अध्यक्षता का मौका मिला था। इन्होंने क्या किया? अध्यक्षता की थी। ये कॉप 28 ऐतिहासिक रहा क्योंकि ये पेरिस सम्मेलन समझौते, जो पेरिस समझौते के तथा जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए वैश्विक प्रयासों के पृथक प्रथम वैश्विक स्टार्ट डेट पर सहमति बनी है। ठीक है ना? जिसके तहत क्या किया गया है? वैश्विक स्टार्ट डेट एक ऐसी प्रक्रिया जो देशों के हितधारकों पर पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रगति पर आकलन कर सक्षम बनाती है। ठीक है, और वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को भी कम करना है। 2019 के स्तरों की तुलना में 2023 तक 43% की कटौती करना है। ठीक, और 2023 तक रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक एनर्जी कहाँ तक पहुँचाना है? 11,000 गीगावाट तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है ना? और प्रत्येक वर्ष ऊर्जा एफिशिएंसी को भी बढ़ाना है, 2 से 4 गुना तक करना है। ठीक, आपका कॉप 27 का हुआ था, आपसे ये भी पूछ सकता है। तो कॉप 27 आपका मिस्र में हुआ था, मिस्र काहिरा में। ठीक, कॉप कहाँ हुआ था? मिस्र काहिरा में हुआ था। और अगला कॉप कहाँ पर होने वाला है? अगला कॉप आपका ब्राजील में होने वाला है। कहाँ पर? ब्राजील में। बस आप इतना से ज़्यादा, कहीं से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना इनफ है। और बस इतना ही काफ़ी। ठीक है ना? अब आते हम लोग कॉप कॉप 5। ये आपका कॉप अलग है, वो अलग है। ठीक है, ये क्या? मिनी माता अभी समय पर 5वीं बैठक है। ये 23 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2023 के बाद जिनेवा स्विट्जरलैंड में बैठक हुई थी, जो पारे यानी मरकरी पर मिनी माता अब समय के पक्षकारों का सम्मेलन का 5वीं बैठक थी। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के 5वां अध्यक्षता में यानी कॉप 50 की अध्यक्षता में क्लाउडिया डी मुत्रो द्वारा की गई थी, जो रोमानिया देश से संबंधित है इनका। ठीक है ना? और ये मेनली जो मिनी माता है, ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के इसका मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को पारे के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए किया गया था। इसका मरकरी। ठीक है ना? क्योंकि मरकरी क्या होता है? हार्मफुल होता है। जिसके तहत बैटरीज, स्विचेस एंड रिले, फ्लोरोसेंट प्रयोग होने वाले पारे को क्या करना है? मिनिमम करना है या समाप्त करना है। और डेंटल अमल में यूज होता है उसको भी खत्म करना, 2025 तक मिनिमम यूज करना है। और कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट में भी यूज होता है, उसको भी क्या करना? कम से कम यूज करना है, कॉस्मेटिक या ब्यूटी प्रोडक्ट में भी। और 7 साल की वार्ता के बाद पार्टियों ने पारे यौगिक से दूषित अपशिष्ट में पारे कुल सांद्रता की सीमा 15 मिलीग्राम पर केजी रखने का निर्धारण किए हैं। ये टर्म आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और कॉप 6 का अध्यक्षता कौन करेगा? चिली करेगा, ये भी पूछ सकता है। कॉप 6 का अध्यक्षता कौन करेगा? चिली करेगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं ग्लोबल, कौन सा है ग्लोबल पे? क्या लिखा? जीपी यानी ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीएआई। तो इस पर ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा है। इससे आपका क्वेश्चन मान लीजिए कि 1 से 10% आने की संभावना है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखेगा। तो 12 से 14 दिसंबर 2023 के बाद भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ था। ठीक है ना? 2023-24 का अवधि के नाम भारत ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परिषद का अध्यक्ष रहा है। और ये दिल्ली घोषणा पर अंगीकृत किया गया था। कहाँ पर? दिल्ली डिक्लेरेशन पर। तो जो
GPAI का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्टेक होल्डर पहल है, जिसके तहत क्या है, AI के खतरों से बचने के लिए पहल की गई है, क्योंकि AI के खतरे भी बहुत हैं आर्टिफिशियल के, ठीक है, तो उनसे खतरे बचने के लिए कहा गया। इसके 15 संस्थापक देश हैं। कितने? 15 संस्थापक देश हैं, जिनमें से 14 देश कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवानिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन है? यूरोपियन यूनियन है, ठीक है ना। इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कनाडा, मॉन्ट्रियल में हुआ 2020 में। दूसरा कहाँ हुआ? आपका फ्रांस में हुआ। तीसरा कहाँ हुआ था? टोक्यो, जापान में हुआ था, ठीक। अब हम लोग आते हैं थ्री बेसिन समिट, ब्राज़ाविल समिट। इसे थ्री बेसिन समिट भी कहते हैं, थ्री बेसिन समिट या ब्राज़ाविल समिट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी ब्राज़ाविल 26-28 अक्टूबर 2023 को थ्री बेसिन समिट हुआ था, और दूसरा संस्करण था। कौन सा दूसरा संस्करण था? थ्री बेसिन शिखर सम्मेलन का प्रथम संस्करण का जन 2011 में, यही कांगो गणराज्य की राजधानी यहाँ पर यही हुए थे, ठीक है। पहला भी यही हुआ था, दूसरा भी यहीं। एक स्थायी भविष्य के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता, अ कलेक्टिव कमिटमेंट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ये शिखर सम्मेलन किया गया था, जिसके तहत क्या है, यूएनओ यूएन यूएनओ और अफ्रीकन यूनियन के तत्वाधीन में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में विश्व के विभिन्न राष्ट्र संस्थाओं का प्रतिनिधित्व शामिल इसमें था, जिसके तहत भारत की ओर से इस शिखर सम्मेलन में भारत के विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने हिस्सा लिया था। थ्री बेसिन है क्या? पहली बात ये देख लो, थ्री बेसिन तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा के बीच अवस्थित अमेजन अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और बोर्निया मेकांग साउथ ईस्ट एशिया बेसिन, यानी जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो तीन बेसिन है, इनों को थ्री बेसिन कहा जाता है, अमेजन, कांगो और बोर्निया मेकांग साउथ ईस्ट एशिया बेसिन, ठीक है। और इन तीनों बेसिन के अंतर्गत लगभग लगभग 80% उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र शामिल है, वन फॉरेस्ट, ठीक है, और लगभग 2/3 बायोडाइवर्सिटी भी शामिल है। इन थ्री बेसिनों को आप लोग साइज पढ़ लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पड़ता है। अमेजन बेसिन है नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, कहाँ पर? नॉर्थ, सॉरी, अमेजन से साउथ अमेरिका में आता है, साउथ अमेरिका में आता है, ठीक है। कौन कौन से कंट्री आता है ये लोग देख लीजिए आप लोग, ये कांगो बेसिन है, और इसके बाद आपका बोर्निया, इन तीनों का आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन पूछ सकता है। G77 शिखर सम्मेलन, कौन सा? G77 शिखर सम्मेलन, तो 15-16 सितंबर 2023 को G77 प्लस चीन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हवाना क्यूबा में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? हवाना क्यूबा में किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल द्वारा किए गए थे, ठीक। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था वर्तमान विकास चुनौतियां, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका, यानी कि करेंट डेवलपमेंट चैलेंज क्या है, द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये इसका थीम था। आपसे थीम क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है ना। ये हवाना घोषणा किताब अंगीकृत किया गया है, ठीक। और G7 ग्रुप में क्या है? G7 ग्रुप आप G77 है, G77 ग्रुप ऑफ 77, इसकी स्थापना 15 जून 1964 को थे, जिसमें 77 विकासशील देश शामिल हैं, ठीक। G77 सदस्य देशों की संख्या 134 हो चुकी है अब, लेकिन, ठीक, लेकिन इसका चीन के अनुसार वो इसका सदस्य नहीं है, बल्कि समर्थक है, और भारत इसका सदस्य है, भारत इसका सदस्य है, ठीक। अब हम लोग आते हैं G20 अभी इंडिया में हुआ था। G20 से आपका क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जाएगा, आप लोग G20 अच्छे से पढ़ लीजिएगा, G20 से क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग भी पढ़ लीजिए, क्योंकि खुद से जब तक नहीं पढ़ेंगे या क्लास 2-3 बार नहीं देखेंगे, आप भूल जाएंगे। आपका एग्जाम नज़दीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और आप लोग का टारगेट हिंदी में 55+ होना चाहिए, कितना?
हिंदी में 55+ टारगेट होने चाहिए आर के लिए, तभी आपका आर सिलेक्शन होना है। ये ध्यान रखिए आप लोग, ठीक। क्योंकि हिंदी गया, एग्जाम गया, हिंदी नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होना है। कितना भी कोशिश कर लेंगे आप लोग। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था, नई दिल्ली, भारत मंडपम में, ठीक है ना। 9 दिसंबर को भारत मंडपम। ये आपसे डेट भी पूछी जा सकती है, तो कई एग्जाम में पूछी गई है अभी फिलहाल जो एग्जाम हुए हैं छोटे छोटे। 9-10 दिसंबर, ठीक। इसमें 60 शहरों में, इंडिया में 60 शहरों में लगभग 200 बैठकें की गई थी और 1 लाख प्रतिनिधियों ने शामिल लिया था। सबसे बड़ी बात क्या है? यूपी के, यूपी में 4 जगह हुआ था इसका सम्मेलन। ये चारों आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। लखनऊ, बनारस, आगरा, ग्रेटर नोएडा। लखनऊ राजधानी हो गई, बनारस मोदी जी की नगरी हो गई, आगरा ताजमहल जो अपना, और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल हब है यहाँ पर, ठीक। और शेरपा कौन थे? तो अभी अमिताभ कांत, कौन? अमिताभ कांत इसके शेरपा थे। और हर्षवर्धन श्रृंगला को मुख्य यानी चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, ठीक। अतिथि देश में 9 देश थे, तो गेस्ट कंट्री थे बांग्लादेश, शेख हसीना, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई क्या थे? ये मित्र कंट्री थे, इनको आमंत्रित किया गया था। और G20 के अध्यक्षता में जो स्थायी प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन थे? यूएन थे, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, ILO, FSB, OECD, ये सब इसमें आए थे, हुए थे, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अफ्रीकन यूनियन को इसमें 21st यानी कि G20 था, अब G21 हो जाएगा जब से अफ्रीकन यूनियन इसमें स्थायी सदस्य बना है, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि G20 में स्थायी सदस्य किसे बनाया गया है? तो अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया है। और दूसरा रीजनल ब्लॉक है, एक यूरोपियन यूनियन है, कौन सा? एक यूरोपियन यूनियन है, और अब ये आ गया दूसरा, कौन सा आ गया? अफ्रीकन यूनियन आ गया, ठीक है ना। और 1999 के बाद ये पहला अवसर है जब इसका विस्तार किया गया, और 1999 से गठन भी हुआ था। कब? 1999 में इसका G20 का गठन ही हुआ है। उसके बाद पहली बार विस्तार हुआ है जो अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हुआ है। और अफ्रीकन यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजाली आसोमानी, ठीक। कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। और जो सबसे बड़ा इसमें डेवलपमेंट हुआ है, सबसे बड़ा इसमें डेवलपमेंट क्या है कि चाइना को काउंटर करने के लिए, किसको? चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इसके भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा की गई है, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा की गई है। ये मेनली किसके? चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए इसमें घोषणा की गई है, ठीक है। इस घोषणा में कौन कौन शामिल है? इसमें भारत हो गया, अमेरिका है, भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है। ये आपका कॉरिडोर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ईस्ट कॉरिडोर और नॉर्दर्न कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर में कौन है? भारत को अरब खाड़ी से जोड़ेगा, और नॉर्दर्न कॉरिडोर ये अगले अरब खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा, ठीक। इतना आपको याद रखना है। G20 की अध्यक्षता किसने किया था? भारत ने किया, तो बता दिया। थीम क्या थे? तो वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 3 बार, जब अभी रिसेंटली कई एग्जाम हुए हैं उन्हें पूछा जा चुका है, ठीक। G20 की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसका थीम था। और ये महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है। और G20 के लोगो क्या था? तो राष्ट्रीय ध्वज के साथ, जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जीवंत रंगों केसरिया, सफेद, हरा, नीला से प्रेरित था। और राष्ट्रीय पुष्प में कमल के साथ अर्थ को दर्शाया गया था। किसको? कमल के साथ अर्थ को। और G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ था, हिंदी में भारत लिखा गया था। 43 आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? G20 के बाद हुआ था ये,
43वां सम्मेलन था और जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पर? सॉरी, ये आसियान G20 से पहले हुआ था। कहाँ हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पर? जकार्ता इंडोनेशिया। और इसका थीम क्या था? तो आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ इसका थीम थी, यानी केंद्रीय विषय था। ठीक, इसका थीम समझ गए आप लोग क्या था। और इसके तहत 2024 में लाओ पीडीआर द्वारा आसियान की अजता अनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस नामक विषय पर केंद्रित रहा। ठीक, और यहाँ इस यात्रा में प्रधानमंत्री भी गए हुए थे। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में 18वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग लिए थे। कौन? मोदी जी। अध्यक्षता बता चुके हैं, इंडोनेशिया जकार्ता किया था। और इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और भारत इसका क्या है? संस्थापक कंट्री भी है। भारत पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में क्या है? संस्थापक कंट्री। इतना आपको याद रखना है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 15th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। 15वां इसका जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में किया गया था। यह शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका के अध्यक्षता में किया गया था। और कोविड-19 महामारी के कारण 2019 के बाद से ये आयोजन हुआ था। 2019 के बाद पहली बार हुआ था। ठीक है, पिछले लगातार 3 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में किए गए थे, यानी कि ऑनलाइन हुए थे। इसका मुख्य थीम क्या था? ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। ये थीम आपसे पूछा, मुश्किल रहना क्योंकि बहुत लंबा है, लेकिन पूछ भी सकता है, कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पश्चात जोहान्सबर्ग सेकंड घोषणा किया गया था, अंगीकृत किया गया, जिसके तहत ब्रिक्स के अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स खेल सहयोग ढांचे यानी कि ब्रिक्स स्पोर्ट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क विकास हेतु खेलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की जाएगी। और ब्रिक्स समूह में 6 नए सदस्य शामिल किए गए। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा 100%। क्या? ब्रिक्स में 6 नए सदस्य शामिल किए जाने की घोषणा की गए थे, जिनमें आपका अर्जेंटीना है, मिस्र है, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई है। सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इथियोपिया, मिस्र, अर्जेंटीना, इनको अभी ब्रिक्स में 6 कंट्रियों को शामिल करने की घोषणा की गई। 6 देशों में अर्जेंटीना को छोड़कर शेष 5 देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के फुल मेंबर बन गए हैं। इसको छोड़कर अर्जेंटीना भी विचार कर रहा है। अर्जेंटीना भी क्या विचार करने में पड़ा हुआ है, सोच रहा है क्या किया जाए। और अब टोटल कितने हो गए हैं? 10 कंट्री फिलहाल हो गए हैं 1 जनवरी से। अगर अर्जेंटीना शामिल होता है तो 11 हो जाएंगे। ठीक, और इसका 16वां संस्करण कहाँ होना है? तो ये कजान रूस में होना है। 16वां 2024 में होगा, रशिया में होगा, रूस में। कहाँ पर होगा? रूस में। अब आते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 4 जुलाई 2023 को भारत के अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भारत में अध्यक्षता में। और ये वर्चुअल प्रारूप में हुआ था। किसमें? वर्चुअल था। और इसके बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता किए थे। कौन? नरेंद्र मोदी जी ने। इस शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति एवं पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रतिभाग लिए थे। ठीक, पर्यवेक्षक के रूप में कौन कौन थे? ईरान, बेलारूस, मंगोलिया, ये पर्यवेक्षक के रूप में थे। और न्यू दिल्ली डेलीगेशन को अपनाया गया था। इस शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान का 9वां सदस्य देश बन गया है। किसका? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ईरान 9th नंबर का कंट्री बन चुका है। ये आपसे देखो, यहाँ पे बना, वहां बना। ठीक, और 2024 में इसका सम्मेलन क्या होगा? कजाकिस्तान में होना है 2024 में। 23 का इंडिया में हुआ, 24 का कजाकिस्तान। ठीक, अब हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन। तो निर्वाचन में क्या देखना हमको? वहाँ कौन कौन नियुक्त हुए हैं, प्रेसिडेंट या जो प्रधानमंत्री जो बने हुए, वो देखना बस, और कुछ नहीं देखना। क्रिस्टोफर मार्क लक्सन, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्क लक्सन ये कौन बने? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं।
ठीक, 42 नंबर के प्रधानमंत्री हैं और 70 और लेबर पार्टी को हरा कर बने हैं। बस इतना याद रखिए, कुछ नहीं। डेनियल नोबावा इक्वाडोर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। ठीक, इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं, बस इतना याद रखिए। और सबसे युवा ये राष्ट्रपति बने हैं, सबसे युवा 36 वर्ष के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। ठीक, श्रेथा, क्या लिखा, श्रेथा थाविसिन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, 30वें रूप में प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के, थाईलैंड के। पराग्वे के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, कहाँ के, पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, सैंटियागो पेना पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाले हैं। ये नेशनल रिपब्लिकन एसोसिएशन कोलोराडो पार्टी के नेता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने थे, शहबाज शरीफ। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन, शहबाज शरीफ है। और आगे क्या देखना हम लोग, नेपाल इंपॉर्टेंट थोड़ा कम है लेकिन फिर पूछ सकता है। तो रामचंद्र पडौल ने नेपाल के राष्ट्रपति की शपथ ली है। ठीक, और तीसरी बार ये राष्ट्रपति बने हैं। कितनी बार, तीसरी बार। विद्या देवी भंडारी का इन्होंने स्थान लिया है। जनता समाजवादी पार्टी के नेता राम साहेब प्रसाद यादव नेपाल के उपराष्ट्रपति चुने गए। वियतनाम के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो वैन थुआंग यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति इनका चुनाव संपन्न हुआ, कौन बने हैं, बोला अहमद अदेकुनले टिनुबू। 36.6% मत के साथ ये यहाँ के चुनाव जीते और राष्ट्रपति बने। इक्वेटोरियल गिनी प्रधानमंत्री, तो गिनी के प्रधानमंत्री कौन है, तो मैनुअला रोका बोटे हैं। ठीक, और ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपका। बांग्लादेश के भी प्रधानमंत्री नवनियुक्त हुई हैं। शेख हसीना फिर से 5वीं बार लगातार बन चुके हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, कौन, निर्दलीय प्रत्याशी थे निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। ठीक है, चेक गणराज्य के राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं, तो चुनाव में नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष पेट्र पावेल यहाँ विजयी हुए थे। अब हम लोग आते हैं इंटरनेशनल डिजास्टर, अंतर्राष्ट्रीय आपदा। तो हाल में कुछ दिन पहले चक्रवात कहाँ आए थे, बिपरजॉय चक्रवात आया था। कौन सा, बिपरजॉय चक्रवात। तो बिपरजॉय का नाम किसने दिया था, तो बांग्लादेश इसका नाम दिया था। ये आया कहाँ था, साउथ ईस्ट व अरब सागर में आया था। इसका नामकरण किसने किया था, बिपरजॉय बांग्लादेश ने। यही नाम पूछा कि नामकरण किसने किया है। ठीक, चक्रवात सौराष्ट्र एवं कच्छ में लैंडफॉल भी किया था इसकी वजह से। बस आपको इतना रखना, नामकरण किसने किया बस। माउंट मेरापी ज्वालामुखी, कौन सा, अगला आ गया माउंट मेरापी ज्वालामुखी। यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ था। कहाँ पर, इंडोनेशिया। तो आपसे पूछ लेगा माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ उत्पन्न हुआ था, तो कहाँ हुआ आपका ये, इंडोनेशिया में। ठीक है, यह इंडोनेशिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे क्या सक्रिय ज्वालामुखी है, जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। कहाँ पर, रिंग ऑफ फायर में। हाइट इसकी कितनी है, 2911। चक्रवात फ्रेडी, कौन सा, चक्रवात फ्रेडी साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेडी ने पहली बार मेडागास्कर अफ्रीका तट पर लैंडफॉर्म किया था। कौन सा, लैंडफॉल किया है। ठीक, इस चक्रवात का प्रभाव कहाँ का था, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर, जाम्बिया, यूनियन द्वीप में देखा गया था। मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर, जाम्बिया, यूनियन द्वीप में देखा गया था। ठीक, ठीक है ना। तो आगे आते हम लोग। और साइक्लोन फ्रेडी नाम किसके द्वारा दिया गया था, ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसका नामकरण किया गया था। किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ठीक,
ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान द्वारा इसका नामकरण किया गया था चक्रवात फ्रेडी। ठीक। तो अब हम लोग कहाँ इंटर करते हैं, राजकोषीय घटनाक्रम यानी कि आर्थिक इकोनॉमिक देख लेते हैं, या तो चलो इसको कल देख लेते हैं। ठीक है, आज क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं। राजकोषीय घटनाक्रम हम लोग कल देखेंगे, इकोनॉमिक पर्पस। तो इसका एक नया टॉपिक हो जाएगा तो ठीक रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिए क्लास को, आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक, तो यहाँ पर क्लास खत्म करें। धन्यवाद दोस्तों।